हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइज, हमारी सीरीज चल रही है पंजाब पटवारी के लिए। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज हम अपनी अगली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। ऑलराइट, तो चलिए गाइज आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन वाज फॉट इन द ईयर 1191 बिटवीन। तो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुई थी। ठीक है, ये किसके बीच में हुई थी? दिस वाज हैपन बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। किसके बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। राइट तो देखिए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट पर्सन जो इंडिया में आया था इन्वेडर के तौर पे, लेकिन रूल करने कभी नहीं आया। लेकिन उसके आने की वजह से देखिए लाइंस ओपन हो गई इंडिया के अंदर एंटर करने की। पहले सी रूट्स पता थे, अभी पासेस के थ्रू भी इंडिया में घुसने का रास्ता पता चल गया था। ठीक है, और भी ज्यादा अच्छे से पता चल गया था, क्योंकि एंशियंट टाइम में जब अलेक्जेंडर वगैरह आए थे तो उस समय भी कुछ चीजें जो थी वो हिडन हो गई थी। ठीक है, लेकिन अभी इनके आने के बाद जो है वो सारे रास्ते अच्छी तरह से खुल गए थे। तो होता क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम आते हैं और उसके बाद महमूद ऑफ गजनी आते हैं। ठीक है, वो भी आते हैं अब। ठीक है, लेकिन वो भी लूटपाट मचा के चले जाते हैं। आपने सुना होगा बहुत महमूद ऑफ गजनी के बारे में। इन्होंने 17 रेड्स मारी हैं इंडिया के अंदर, और 17 रेड्स में से बड़ी फेमस रेड इनकी थी सोमनाथ टेम्पल, जो कि गुजरात में है। तो 17 रेड्स इनको मारनी पड़ी, तब ये इंडिया का पूरा सोना जो है वो लूट पाए। वो भी सिर्फ जो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है, सिर्फ उसी के अंदर ये ज्यादातर अपनी रेड्स वगैरह मार पाए थे। ठीक है, और बाकी के एरियाज में भी इन्होंने रेड्स डाली है, लेकिन सबसे ज्यादा इनको सोना वगैरह जो मिला है वो सोमनाथ टेम्पल से मिला था। ठीक है, तो महमूद ऑफ गजनी आए और आके अपना रेड्स वगैरह मार के वो वापस चले गए। ठीक है, लेकिन उनके बाद आते हैं कहानी में मोहम्मद गौरी। ठीक है, अभी मोहम्मद गौरी जो है वो अपने एम्पायर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो अपने एम्पायर को स्ट्रांग बनाने के लिए देखिए इंडिया की वेल्थ से अट्रैक्टेड तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये सोचा कि यार इंडिया में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है उसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग एंशियंट पीरियड में जाते हैं तो नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो लास्ट हिंदू रूलर जो बचे थे वो थे हर्षवर्धना। ठीक है, और उसके बाद जो है कोई भी स्टेबिलिटी नहीं थी नॉर्थ इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया के किंग्स नॉर्थ में अटैक करते, नॉर्थ वाले उनके साथ लड़ाई करते, युद्ध करते। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें उस समय होती थी। ठीक है, अभी इस वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पूरे इंडिया में क्रिएट हो रखी थी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर मैं बात करूंगी, तो ऐसी चीज का फायदा उठाने के लिए देखिए बाहर से कोई ना कोई तो आएगा ही, है ना। तो मोहम्मद गौरी जो है वो इंडिया में अटैक करने की ही स्थिति से नहीं आए थे। वो इंडिया को जो है टोटली अपने अंडर कंट्रोल में, रूल में लेके आना चाहते थे। ठीक है जी, तो ऐसा ही हुआ। मोहम्मद गौरी साहब जो हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं, और इंडिया में जैसे जैसे वो एंटर करते हैं वहां काफी सारे जो लोग हैं उनके आगे सरेंडर कर देते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, भाई मोहम्मद गौरी है, जान से मार देगा, डर रहता है। लेकिन उनको बहुत ही ज्यादा वेलेंटली टक्कर देने वाले कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, जो उस समय तबर हिंद के रूलर थे। तबर हिंद अपने बठिंडे का पुराना नाम है। ठीक है, तो तबर हिंद के रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान ने इनको पूरी कांटे की टक्कर दी। ठीक है, तो अभी इन दोनों के अंदर जो सबसे पहला युद्ध होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन कहते हैं। ठीक है जी, टेरेन हरियाणा में है। तो फर्स्ट बैटल हुई टेरेन की 1191 के अंदर, जिसमें मोहम्मद गौरी गॉट डिफीटेड। ठीक है, इतना पावरफुल पर्सन सभी से जीतता हुआ आ रहा है और पृथ्वीराज चौहान से वो हार गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसने सोचा नेक्स्ट ईयर फिर से सही। अभी पृथ्वीराज चौहान भी तैयार था, लेकिन मोहम्मद गौरी डबल तैयार होके आया। बहुत अच्छी तरह से वो अपनी फोर्सेस को तैयार करके लाया, और फिर हुई थी अगले ही साल सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन।
इसको नोट करना ध्यान से, क्योंकि यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाला है। सेकंड बैटल ऑफ तरेन जब इन दोनों के बीच में हुई थी, तब पृथ्वीराज चौहान जो है वो डिफीट हो गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर कौन डिफीट हुआ था? मोहम्मद गौरी। और सेकंड बैटल ऑफ तरेन में कौन डिफीट हुआ था? हमारे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया था, माफ कर दिया था, और वो वहां से चले भी गए थे। लेकिन लेटर ऑन पृथ्वीराज चौहान को पाया गया कि वो इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो मोहम्मद गौरी ने उनको अरेस्ट किया और बहुत ही एक जो है दर्दनाक मौत इनको दी। ठीक है, चलिए वो सारी स्टोरीज अलग है। फिलहाल हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल के आने वाला है कि ऐसी कौन सी बैटल है। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ इंडिया में जो सबसे पावरफुल रूलर था पृथ्वीराज चौहान, जब वही हार गया तो बाकी किसी की तो देखो हिम्मत नहीं पड़ी इसके साथ टक्कर लेने की। ठीक है, और अगर टक्कर लेते भी तो हार जाते। तो ये जो हमारे पास सेकंड बैटल ऑफ तरेन है, ये बैटल जो है ये नींव पत्थर रखेगी, फाउंडेशन स्टोन रखेगी मुस्लिम एम्पायर का इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है इधर से कि कौन सी ऐसी बैटल है जिस बैटल से हमारा देश में मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो मुस्लिम रूल या फिर मुस्लिम इरा इंडिया के अंदर कब से स्टार्ट होता है? आफ्टर द सेकंड बैटल ऑफ तरेन। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन पे ध्यान दिया करो, क्योंकि एक चीज से दूसरी चीज में फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली बैटल थी जिसने मुस्लिम रूल इंडिया में एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, ऐसा ही एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी बैटल है जिसके बाद से इंडिया में मुगल रूल स्टार्ट हुआ। और आप सबने अगर पढ़ा है तो वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर ने जो है वो रूल एस्टैब्लिश कर लिया था और मुगल एम्पायर भी फाउंडेशन स्टोन रख दिया था, नींव पत्थर रख दिया था। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है जी, जहां से फेज चेंज होता है उन क्वेश्चंस के ऊपर जरूर अपनी निगाह रखा कीजिए। तो इस क्वेश्चन में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो हमने सारे डिस्कस किए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है, मुगल प्रिंस हु सॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु हर राय जी। तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दारा शिको। ठीक है, जब ये बीमार हो गए थे तो हर राय जी ने इनको काफी ज्यादा अच्छी ब्लेसिंग्स भी दी हैं और क्या किया है, इनका जो है इलाज भी किया है। ऑलरेडी हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इंडिया की ज्योग्राफी से, पंजाब की ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, मालवा एंड दोआबा रीजन्स आर सेपरेटेड बाय द रिवर। कौन सी रिवर से मालवा और दोआबा रीजन सेपरेट होते हैं? ठीक है जी, तो आंसर आता है इसका सतलुज रिवर। आप मैप देखिए और अच्छे से समझिए। देखिए बेटा, ये जा रही है रिवर रावी और ये जा रही है रिवर यहां तक ब्यास और ये जा रही है रिवर यहां से सतलुज यहां तक। ठीक है, तो एक तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है, और अब हम पढ़ने के हवाले हैं आगे चल के, हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि मालवा और मैं क्वेश्चन पे दोबारा आती हूँ, मालवा एंड दोआबा रीजन्स किस रिवर से सेपरेटेड है। देखिए समझाती हूं आपको। जब भी कभी दो रिवर्स किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है, तो ये ब्यास रिवर है, ठीक है, और ये सतलुज रिवर है। ठीक है, तो सतलुज और ब्यास जब भी कभी एक पॉइंट पे मिलती हैं या दुनिया जहान की कोई भी रिवर एक पॉइंट पे आके मिलती है, उनका कन्फ्लुएंस होता है, तो उसके बीच का बेटा जो लैंड होता है, जो एरिया होता है ना, उसे हम दोआब एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पंजाब का ये वाला रीजन जो दोआबा रीजन कहलाता है तो पंजाब में ही दोआबा पाया जाएगा। ठीक है, दोआब जो है इंडिया में बहुत जगह पे है, गंगा यमुना दोआब भी है। ठीक है, लिटरल मीनिंग समझिए चीज का कि दोआब, दो मतलब दो, आब मतलब वाटर, दो पानी के चैनल्स के बीच में जो लैंड एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे दोआब हैं और इसी तरह से छोटी बड़ी नदियां मिला के हमारे पास जो है 5 दोआब हमारे पंजाब में भी बनते हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे रीजन समझते हैं। ठीक है, तो जो भी एरिया दो रिवर्स के कन्फ्लुएंस के बीच में आ रहा है, मीटिंग पॉइंट को कहते हैं कन्फ्लुएंस होना, रिवर का आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाना। और देखो कहां पे होता है, हरि के पतन में। ठीक है, और हरि के पतन क्या है, अपने आप में एक वेटलैंड है। ठीक है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसको दी हुई है। चलिए उसके लिए भी आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आएगा हमारे पास। तो फिलहाल हम यही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ये वाला जो एरिया होता है इसे हम क्या कहते हैं, दोआबा कहते हैं। ठीक है जी, और सतलुज के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मालवा कहते हैं। ठीक है जी, तो देखिए अगर आप बठिंडा, संगरूर, मानसा, पटियाला इन सब एरिया से आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको देखो अपने आप ही पता चल जाएगा। अच्छा एक चीज और मैं ऐड कर दूंगी बेटा, ये थोड़ा ये ना पुराना मैप है, इसके अंदर अभी वो मलेरकोटला जो है वो ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज नया मैप देख लीजिएगा ढूंढ के, अगर आपको मिलता है तो। ठीक है, मैंने ट्राई किया सर्च करने का, पर न्यू मैप शायद अभी बनाया नहीं गया है। ठीक है, हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये जो नीचे वाला एरिया होता है ना, सतलुज रिवर के नीचे वाला, इसे कहते हैं मालवा। और अगर आप इनमें से किसी रीजन में रहते हो फिर तो देखो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग मालवा में रहते हैं। ठीक है, तो ये वाले नीचे वाले एरियाज कौन से हो गए, मालवा के। ऊपर वाला कौन सा हो गया, दोआबा का रीजन। ठीक है, क्योंकि दो रिवर्स के बीच में था। बचा कौन सा एरिया, बचा हमारे पास जो एरिया, वो एरिया बचा माझा। कौन सा एरिया बच गया, माझा एरिया बच गया। तो इंडिया अपने पंजाब के 3 अपन ने जियोग्राफिकल डिविजन्स कर रखी हैं, माझा, दोआबा एंड मालवा। और अब आपसे जो है इनके रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि दोआबा में कौन से रीजन्स आते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं हुशियारपुर, कपूरथला, ठीक है, जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर। ठीक है, तो ये सारे एरियाज आपको रूपनगर वगैरह दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से आपसे मालवा के पूछे जा सकते हैं और किसके, माझा के पूछे जा सकते हैं। याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप दोआबा और माझा याद कर लो, जो बचेगा वो मालवा में आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ माझा और दोआबा इसमें कम है, वैसे भी इनको याद करके चले जाओ बस। ठीक है जी, तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन था वो मालवा एंड दोआबा रीजन्स, ये किसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, मालवा और दोआबा के बारे में पूछा। तो सतलुज रिवर आपको साफ साफ दिख रही है मैप के अंदर कि सतलुज जो है ये माझा और दोआबा को जो है वो अलग अलग, मालवा और दोआबा को जो है अलग अलग करती है। हाँ जी, तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस रिवर को हम लोग कहते हैं बैकबोन ऑफ पंजाब। ठीक है, देखिए बैकबोन ऑफ पंजाब हम लोग कहते हैं सतलुज रिवर को। क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा आपको पता है कि सबसे बड़ा जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है भाखड़ा नंगल, ठीक है जी, वो इस रिवर से पानी लेता है अपना सारा। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी इरिगेशन और बाकी की फैसिलिटीज पंजाब में आती है वो सबसे ज्यादा जो आती है सतलुज रिवर से आती है। ठीक है जी, तो सतलुज रिवर जो है वो क्या है, वो एक तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये इंडस की। ठीक है, तो इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी यही है, सतलुज रिवर है। ठीक है, मोर ओवर इसको हम कहते हैं बैकबोन ऑफ पंजाब, क्योंकि जितनी भी इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वो सारी की सारी हमें कहां से मिलती हैं, वो सारी की सारी हमें जो है सतलुज रिवर से मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और करेंगे हम सतलुज के बारे में, वो क्या है कि बेटा सतलुज ओरिजिनेट कहां से होती है। तो कई बार ना ये क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं, और ये क्वेश्चन सिर्फ पंजाब जीके के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सतलुज ओरिजिनेट कहां से होती है, ये होती है रकास लेक है। रकास लेक है कहां पे, मानसरोवर के पास। ठीक है, तो देखो जहां से मानसरोवर के पास से तिब्बत में जहां से वो निकलती है ना इंडस, बिल्कुल उसके बगल में से ये निकल जाती है। ठीक है जी, और इंडस को देखो कहां आके मिलती है, पंचनाद में जाके मिलती है, मिठानकोट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है जी, तो ये ओरिजिनेट कहां से होती है, रकास लेक से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अभी एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है इससे कि सतलुज चलो ओरिजिनेट जहां मर्जी से होती है, हिमाचल वगैरह सब जगह फ्लो करके आती है, सतलुज पंजाब में जब एंटर करती है तो किस पॉइंट से एंटर करती है,
ठीक है, जब पंजाब में एंटर करेगी तो कहां से एंटर करेगी ये भी अपने को पता होना चाहिए, है ना। तो पंजाब में वो एंटर करती है नंगल से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है कि सतलुज पंजाब में कहां से एंटर करती है, नंगल, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में नंगल से जो है वो एंटर करना शुरू कर देती है हमारे पास सतलुज। जो अभी आप लोगों ने पीछे मैप में देखा था, वहां पे गोविंद सागर भी बना रखा है अपन लोगों ने। ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास सतलुज रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, अगेन फिर हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया कि विच रिवर फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ पाकड़ा नंगल प्रोजेक्ट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस चीज को हमने डिस्कस किया था और हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आंसर इज सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटलैंड्स इन पंजाब डिक्लेयर्ड एज द रामसर साइट्स। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, और इसको पूरा डिटेल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, आंसर पे हम लोग बाद में आते हैं। सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि भाई क्या है ये क्वेश्चन और क्या है इस क्वेश्चन की डिमांड, और आप आगे से किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम और रामसर साइट देखते हैं क्या होती है। देखिए, एक बार की बात है 1971 के अंदर, तो कहानी सुनते जाइएगा। 1971 के अंदर बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके ये सोचा कि हमारे सभी देशों में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करते। कौन से एरियाज? वेटलैंड्स। ठीक है, ये वो एरिया होते हैं जो थोड़े से गीले होते हैं, जहां पे पानी का स्ट्रीम आता है, जाता है, अपीयर होता है, डिसअपीयर होता है, लेकिन कैसे रहते हैं ये हमेशा जो होते हैं गीले गीले से रहते हैं। ठीक है, यहां पे ग्रोथ अच्छी होती है। ज्यादातर ये एरियाज रिवर के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, और ज्यादातर ये कोस्टल एरियाज में भी पाए जाते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि और कहीं प्लेन एरियाज में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, अगर रिवर्स के आसपास आपको बहुत ज्यादा अलूवियल फैंस मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी आपको स्ट्रीम्स मिल रही हैं, स्ट्रीम्स अपीयर हो रही हैं, स्ट्रीम्स डिसअपीयर हो रही हैं, तो ऐसे एरियाज वेटलैंड्स बनाते हैं। ठीक है, अभी वेटलैंड्स वो एरिया है जहां पे देखिए एक नेचुरल जो है अपने आप कुछ खेती हो सकती है। ठीक है जी, अपने आप हो सकती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वेटलैंड्स वो एरियाज भी हैं जहां पे बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीशीज, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह जो है वो आते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी इंडिया के अंदर या फिर बाकी सभी कंट्रीज के अंदर ये जो माइग्रेटरी स्पीशीज है इस तरह के इलाकों में आती हैं, तो सभी को अच्छा लगता है कि यार हमारे देश में ऐसी चीजें आ रही हैं। ठीक है, और अगर हम इन वेटलैंड्स को सेव नहीं करते, कंजर्व नहीं करते, तो भाई ये हमारे देश में क्यों आएंगी, ये किसी भी देश में क्यों जाएंगी, है ना। तो अगर इनको सूटेबल एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो बेटा ये माइग्रेटरी स्पीशीज लुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इन सब स्पीशीज को और बाकी सारे रीजंस की वजह से हम सब लोगों ने 1971 के अंदर बैठ के एक ट्रीटी साइन की। ठीक है, एक ट्रीटी साइन की। ये जो ट्रीटी है, ये ट्रीटी का पूरा नाम है इंटरनेशनल ट्रीटी, मैं लिख देती हूं यहां पे, इंटरनेशनल ट्रीटी जस्ट अ मिनट, या इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन, थोड़ा सा हैंडराइटिंग के लिए समझ लेना, मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ सारी लाइंस को ताकि आपको हैंडराइटिंग का इशू ना हो ज्यादा। तो इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। सस्टेनेबल यूज का मतलब क्या होता है कि भाई यूज तो करो, देखो मना नहीं कर रहे आपको यूज करने के लिए, यूज तो करो, लेकिन इस तरीके से करो ना कि भी उसका जो डिग्रेडेशन ना हो, आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है वो पर्याप्त मात्रा में बच जाए, उनको भी देखने को मिले कि हाँ हमारे देश में वेटलैंड्स हैं भाई, और हमारे पास इतनी सुंदर सुंदर माइग्रेटरी स्पीशीज आती हैं हमारे देश में, है ना। तो इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई थी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है जी, और ये ट्रीटी जो है जहां पे बैठ के साइन की गई थी, इट वॉज अ सिटी इन ईरान। ईरान में बैठ के ये ट्रीटी हुई थी और उस सिटी का नाम था रामसर।
क्या था? रामसर। ठीक है, दैट्स वाई दिस कन्वेंशन इज ऑल्सो नोन एज अ रामसर कन्वेंशन। तो बेटा इतना बड़ा पेपर में नाम ना आपको बहुत रेयर है, पूछा जाता है। ज्यादातर आपको ना यही चीज पूछी जाती है, रामसर कन्वेंशन क्या है और ये कब साइन की गई थी। तो 1971 में साइन की गई थी। और है क्या ये? अपने वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए और उनका सस्टेनेबल यूज करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो कि ईरान की सिटी रामसर में साइन हुई थी। इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या है? रामसर कन्वेंशन है। ठीक है, तो अभी ये जो हमारे पास 1971 में ट्रीटी साइन हुई और इंडिया ने भी इसको साइन किया, इंडिया भी इसका पार्ट है और इंडिया भी लगातार कोई ना कोई मेजर्स लेता रहता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूं, बड़ी रीसेंट न्यूज है, फरवरी 2021 के अंदर, फरवरी 2021 के अंदर हमने अपना जो है, इंडिया ने अपना फर्स्ट सेंटर बनाया है वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, आपके करंट अफेयर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेटअप, लिख लो यहां पे, मैं लिखवा देती हूं, सेटअप इट्स फर्स्ट सेंटर फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड। तो इन्होंने अपना फर्स्ट सेंटर जो है वो मैनेज किया है। और देखिए इस तरह के जो सेंटर वगैरह हैं ये कहां पे आते हैं? ये हमें जो है किस अपनी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आ जाते हैं। ठीक है जी, तो इंडिया ने अपना जो है पहला सेंटर लॉन्च किया है इंडिया के अंदर। ठीक है जी, और एज ऑफ नाउ अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए भाई कि इंडिया के अंदर टोटल कितने वेटलैंड्स हैं। तो इंडिया में ना टोटल 42 वेटलैंड्स हैं। ठीक है, जिनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिली हुई है, मतलब जो रामसर कन्वेंशन के अंडर आते हैं। कितने टोटल हैं? 42 हैं। ठीक है जी, जो लेटेस्ट हैं जैसे कि सोकर वेटलैंड हो गया। ठीक है, ये अभी लद्दाख में जो है ये रीसेंट एडिशंस हैं हमारे पास। ठीक है जी, और आगरा में सूर सरोवर है। ठीक है, कीथम लेक कहते हैं जिसको हम लोग, असन बैराज उत्तराखंड के अंदर, तो ये रिसेंट हमारे पास ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा, जो लार्जेस्ट रामसर साइट है। ठीक है, अच्छा, जो एरियाज रामसर कन्वेंशन के अंडर आ जाते हैं, जिनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिल जाती है, उनको रामसर साइट कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया की जो लार्जेस्ट रामसर साइट है वो है सुंदरबंस डेल्टा। सुंदरबंस डेल्टा। ठीक है, सुंदरबंस डेल्टा जो है वो लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया के अंदर। ठीक है, और एक और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम, जिसमें मैक्सिमम रामसर साइट्स हैं, और वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। इसमें 8 वेटलैंड्स हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। और चलो अगर लार्जेस्ट कर लिया तो बेटा स्मॉलेस्ट भी कर ही लेते हैं। ठीक है, हिमाचल में रेणुका वेटलैंड है, रेणुका वेटलैंड। ठीक है, यस, रेणुका वेटलैंड। ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। ये है इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड। कैसा है? सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड है। ठीक है, इसके बाद कुछ वर्ड से रिलेटेड कर लेते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा वेटलैंड्स किस कंट्री में पाए जाते हैं? तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स पाए जाते हैं। टोटल नंबर है इसका 175। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो कई बार ये भी फैक्चुअल छोटा सा पूछ लेते हैं, वैसे इंडिया से रिलेटेड ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड से रिलेटेड इतना याद रखने की हमें जरूरत नहीं है जितना इंडिया से। तो इंडिया के बेटा ये सारे पॉइंट्स हम याद रखेंगे। ठीक है, अभी आ जाते हैं अपन पंजाब के ऊपर। तो भाई पंजाब में ना रिसेंटली 3 और ऐड किए गए हैं। पहले 3 थे, अभी 3 और ऐड कर दिए, तो टोटल हमारे पंजाब में 6 हो गए हैं। ठीक है, तो पंजाब में टोटल इस समय 6 वेटलैंड्स है, पहले 3 थे। क्योंकि जो लोग भी बेटा नोट्स वगैरह अपने पढ़ रहे हो ना पुराने, जैसे कि साडा पंजाब वगैरह अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उनमें अगर तो न्यू एडिशन पढ़ रहे हो फिर तो देखो ऐड ही होगा कि 3 और 3 6 अब हो गए हमारे पास। कोई पुराना एडिशन भी पढ़ रहा है ना, तो बेटा उसको थोड़ा सा ना ध्यान में लेके जाना, क्योंकि जब भी कोई पढ़ाई करते हो ना तो उसको करंट अफेयर्स के साथ रिलेट कर लिया करो। ठीक है, तो न्यूज में आया था हमारे पास अभी कितने हो गए? टोटल 6 हो गए हैं। ठीक है,
चलिए, तो टोटल जो 6 हो गए उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 हमारे पास आता है हरिके, जो अभी अपन ने देखा, कंजली, रोपड़, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, केशोपुर मैनी कम्युनिटी रिजर्व एंड नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे हमारे पास 6 के 6 क्या हैं, ये रामसर साइट्स हैं जिनको पंजाब के अंदर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, हरिके, कंजली, रोपड़, ब्यास, केशोपुर मैनी और नंगल। ठीक है, चलिए एक बार ना इनका मैप भी देख लेते हैं कि कौन सी चीज कहां पे अवेलेबल है। सी, हम पंजाब का देख लेते हैं। हियर इट इज केशोपुर कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, कंजली, हरिके, रोपड़ और ये रहा ब्यास कंजर्वेशन। तो 5 हो गए पंजाब के। सबसे बड़ा आप लोग देख लीजिए सुंदरबंस, अपन ने पढ़ा था सुंदरबंस सबसे बड़ा है। और यहाँ पे जो रेणुका लेक पे है, ठीक है, ये सबसे छोटा है, ये अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा ये सारे के सारे 42 जो आपको दिए हुए हैं मैप में, ये आप लोगों को याद रखने हैं। तो ये अपडेटेड मैप है, ठीक है, 2020 का। आप इसी को रेफर कीजिए, और भी आपको मैप्स मिलेंगे लेकिन उसमें थोड़ी पुरानी इंफॉर्मेशन है। तो ये अपडेटेड मैप है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सभी को पता होता है। आप लोग अगर घूमने जाते हो, ऑब्वियसली सभी घूमने जाते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द फेमस छतबीड़ जू इन जीरकपुर? जीरकपुर में छतबीड़ जू है ना, तो उसका दूसरा नाम पूछा है। ठीक है, लॉयन सफारी के लिए बहुत फेमस है और उसका नाम है महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, छोटा सा सिंपल सा फैक्चुअल है, ये बेटा आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है इसका? महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क एंड इट इज फेमस फॉर लॉयन सफारी। तो लॉयन सफारी के लिए फेमस है। तो मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है या जूलॉजिकल पार्क है, देखो नेशनल पार्क तो पंजाब में है ही नहीं, ठीक है, तो उसको तो आप छोड़ ही दो। ठीक है, हमें या तो पंजाब में वेटलैंड्स मिलेंगे या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलेंगी। ठीक है, यही सब कुछ मिल सकता है हमें पंजाब में। तो कोई ना कोई जो है सेंचुरी किसी ना किसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास जो आती है ये जो छतबीड़ जू है, ये फेमस है हमारे पास लॉयन सफारी के लिए। राइट, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ द एरिया बिटवीन रिवर्स ब्यास एंड सतलुज इज कॉल्ड। अब देखिए, हमने दोआब पढ़ा, ठीक है, लेकिन अभी हमने जो बाकी के दोआब हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, हमें ये तो पता है कि सतलुज और ब्यास का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सतलुज और ब्यास का जब कन्फ्लुएंस हो रहा था तो उसको हम दोआबा रीजन कहते हैं, है ना। लेकिन उस दोआब का नाम क्या है? उस दोआब का नाम है बिस्त दोआब। ठीक है, याद कैसे रखोगे? देखो, ब्यास में से बी निकाल लो और सतलुज में से सत निकाल लो, बिस्त हो गया। ठीक है जी, उसी तरह से हमारे पास देखिए 5 वो है, क्या कहते हैं इनको, हमारे पास 5 दोआब हैं। ठीक है, और ये पांचों के पांचों दोआब आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए मैप के अंदर, यहाँ पे आपको बरी दोआब मिल रहा है। ठीक है, अभी बरी, अगर आपने कभी मैप नहीं भी देखा ना तो भी बहुत इजीली आप इसको याद कर सकते हो। बरी से, बी से क्या हो जाएगा? ब्यास, ये देखिए यहाँ पे जा रही है ना, ठीक है, बी से क्या हो जाएगा? ब्यास, और आर से क्या हो जाएगा? रावी। ब्यास और रावी के बीच में हमारे पास क्या आता है? बड़ी दोआब आता है। ठीक है जी, तो बड़ी दोआब कहां पे आता है हमारे पास? ब्यास और रावी के बीच में आता है। ठीक है जी, उसी तरह से देखिए यहाँ पे रचना दोआब है। ठीक है, रचना में र कहां से आता है? रावी से आता है, और च कहां से आता है? चेनाब से आता है। ठीक है, तो चेनाब और रावी के बीच में हमारे पास क्या आ जाता है? रचना दोआब आ जाता है। ये देखिए चेनाब जा रहा है, ये रावी रिवर जा रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये देखिए सिंध सागर, सिंध सागर दोआब है। ठीक है, सिंध सागर दोआब, अभी सिंध क्या है? ये इंडस रिवर को बेटा सिंधु रिवर कहते थे ना, याद करो, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते होते थे जब अपन लोग बचपन में। ठीक है, तो इंडस रिवर को अपन क्या बोलते थे? सिंधु घाटी सभ्यता बोलते थे। तो इंडस रिवर का नाम क्या पड़ गया था? सिंधु रिवर पड़ गया था, है ना। तो सिंध कहां से शब्द निकालेंगे हम? इंडस से निकालेंगे। तो इंडस और दूसरा क्या है? सिंध सागर दोआब है, और दूसरी अपने पास यहाँ पे क्या जा रही है भाई? झेलम जा रही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने बस इसको झेलम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंध सागर दोआब जो है वो इंडस और झेलम के बीच में है। ठीक है, और कौन सा रह गया? जच, इसको जच भी बोल देते हैं, इसको चज भी बोल देते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग सोर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको बस आपने याद कैसे रखना है? जे से जो आएगा झेलम आ जाएगा, और च से क्या आ जाएगा? चेनाब आ जाएगा। ठीक है ना, इजी है ना याद रखने। तो ये सारे दोआब आपने याद रखने हैं। ठीक है, अपने पास बिस्त हो गया,
बरी दोआब हो गया, रचना दोआब हो गया, सिंह सागर हो गया और जच दोआब हो गया। ठीक है, जिसमें हम सबसे ज्यादा जो सिंपली फेमसली अपन लोग पढ़ते हैं बेटा, वो कहाँ क्या पढ़ते हैं, वो आपा लोग इसमें पढ़ते हैं, अपना जो बिस्त आता है, दोआबा रीजन का पार्ट होता है बिस्त दोआब, आपा वही पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी सारी तो देखो जो रिवर्स हैं वो कहीं ना कहीं तो पंजाब का पार्ट भी बन जाती है ना, तो इस वजह से अपन ये पढ़ते हैं। चलिए, तो आप लोग ये प्लीज कृपया करके पांचों के पांचों ब्यास, जो अपने पांचों के पांचों दोआब्स है ना, ये जरूर याद रखना, बिस्त, ब्यास, सतलुज। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ा था अपन ने, बरी, ब्यास और रावी। ठीक है, फिर अपन ने रचना पढ़ा था रावी और चिनाब, फिर पढ़ा था अपन ने सिंध सागर, सिंध बोले तो इंडस, इंडस और झेलम, बस ये एक्स्ट्रा आपको याद रखना पड़ेगा झेलम के लिए। ठीक है, और फिर लास्ट अपन ने पढ़ा था जच या फिर जज, ये होता है झेलम और चेनाब के बीच में। ठीक है, तो बहुत सिंपल थे बेटा, और ये क्वेश्चंस पेपर में आते जरूर हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ के जाना पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम। महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम हमारे पास कहां पे है, सभी को पता है, बहुत ही फेमस है, ये महाराजा रंजीत सिंह का समर पैलेस है। ठीक है, जिसको एक म्यूजियम में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो ये कहां पे है, अमृतसर में है। तो अमृतसर में है, इट इज द समर पैलेस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, जिसे हमने ट्रांसफॉर्म किया है कहां, किसमें एक म्यूजियम में ट्रांसफॉर्म कर रखा है, और जब से ट्रांसफॉर्म किया है तब से इसका नाम क्या पड़ गया है, महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम पड़ गया है। तो सिंपल सा फैक्चुअल है बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमें म्यूजियम वगैरह से। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट म्यूजियम है हमारे पास, जैसे कि संगोल म्यूजियम। ठीक है, संगोल म्यूजियम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा संगोल वो जगह है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन के काफी सारे रिमेन्स जो हैं वो संगोल म्यूजियम में रखे हुए हैं, क्योंकि संगोल रोपड़ के साथ वो ऐसी साइट है जो कि इंडस वैली सभ्यता के अंदर बहुत ज्यादा उसका नाम हुआ करता था। ठीक है, अच्छा आई गया अपने पास क्वेश्चन, देखिए, नेम द म्यूजियम इन पंजाब विच इज नॉन फॉर इट्स कलेक्शन ऑफ एंटीक्स फ्रॉम पंजाब्स एंशिएंट सिविलाइजेशन। और देखो, पंजाब की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसे हम क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है जी, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि व्हाई इट इज कॉल्ड हड़प्पा एंड व्हाई इट इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पंजाब के जो पुराने हमारे पास दिए हुए हैं सिविलाइजेशन के एंटीक्स, वो हमने संगोल म्यूजियम के अंदर बचा के रखे हुए हैं। ठीक है, ये जो आप पिक्चर में चीजें देख रहे हो, ये सारी इंडस वैली सभ्यता के समय की चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संगोल म्यूजियम में जो है, संगोल डिस्ट्रिक्ट, फतेहगढ़ साहिब इसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है जी, तो संगोल एक तरह का विलेज है डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब के अंदर, और वहां पे हमें बहुत सारे जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन के रिमेन्स वगैरह, एंटीक्स वगैरह कलेक्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो इससे दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। एक तो क्वेश्चन क्या हो गया कि पंजाब के अंदर कौन सी एंशिएंट सिविलाइजेशंस होती थी, एक तो रोपड़ बहुत फेमस है और दूसरा संगोल बहुत फेमस है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कवर होता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि किस म्यूजियम के अंदर एंशिएंट सिविलाइजेशन के एंटीक्स जो है वो रखे हुए हैं। ठीक है जी, और ये इसी के लिए जाना माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप सब लोग जब भी पंजाब जीके की बुक उठाते होंगे तो पहले पेज पे आपको ये क्वेश्चंस मिलते होंगे, और देखो पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, जो स्टेट एनिमल है पंजाब का वो है ब्लैक बक यानी कि काला हिरन, जबकि स्टेट ट्री क्या है, स्टेट ट्री है आपके पास शीशम या फिर टाली। ठीक है, शीशम या फिर टाली हमारे पास स्टेट ट्री है। छोटा सा फैक्चुअल है, कोई भी चीज समझने वाली नहीं है, बस याद रखना है आपको, शीशम यानी कि टाली हमारा स्टेट ट्री है, जबकि ब्लैक बक क्या है हमारे पास, काला हिरन क्या है हमारे पास, स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना, तो स्टेट बर्ड कौन सा है हमारा, शायद आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो गुशक या फिर जिसे हम लोग बाज कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, ये हमारा स्टेट बर्ड है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब हैज बीन रीनेम्ड एज शहीद भगत सिंह नगर। तो देखो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बच्चे को आंसर पता होता है। नवा शहर का नाम इस समय हमने बदल के क्या रखा हुआ है, शहीद भगत सिंह नगर रखा हुआ है। ठीक है, उनका जन्म वहां पे हुआ था खतकर कलां, तो इसलिए जो है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम हम लोगों ने उनको ऑनर करने के लिए चेंज करके रख दिया था शहीद भगत सिंह नगर। ठीक है जी, तो ये
भी छोटा सा फैक्चुअल हमारे पास पंजाब जीके में ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे से पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉन एज द एरिया ऑफ व्हाइट गोल्ड, एंड आंसर इज मानसा। देखिए मानसा जो है ना वो पंजाब की कॉटन ग्रोइंग बेल्ट का हिस्सा है, कॉटन ग्रोइंग बेल्ट, जहां पे सबसे ज्यादा कॉटन की पैदावार होती है, कपास की पैदावार होती है। इसीलिए अभी कॉटन कैसे कलर का होता है भाई, व्हाइट कलर का होता है ना, इसीलिए जो है हम इस एरिया को व्हाइट गोल्ड का दर्जा देते हैं। ठीक है, देखिए ये जो व्हाइट गोल्ड हो गया या फिर कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब हो गया, इस तरह की जो चीजें होती है ना, इनको हम सॉब्रिक्यूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉब्रिक्यूट्स। ठीक है, या फिर जिनको हम सिंपल भाषा में कहते हैं निकनेम दे दिया। ठीक है, निकनेम दे दिया या सॉब्रिक्यूट कह दिया। अभी सॉब्रिक्यूट ऐसा बेटा चीज ना, ये शेयरेबल होती है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई बस आपने एक चीज को जो है सॉब्रिक्यूट दे दिया तो सारी जिंदगी वही रहेगी। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। जैसे कि व्हाइट सिटी आनंदपुर साहिब को भी कहते हैं और व्हाइट सिटी हम उदयपुर को भी कहती हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास जो है काफी सारी चीजें जो है सॉब्रिक्यूट्स जो होते हैं वो शेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कभी यूनिक नहीं होते, तो इसको याद रखना। कभी ऐसा मत सोचने बैठ जाना कि यार हमें तो ये पढ़ाया गया था लेकिन एक्चुअल में आज हमने गूगल पे सर्च किया और ये वाला आंसर सामने आया। ठीक है, तो बेटा ये शेयरेबल होते हैं, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो व्हाइट गोल्ड का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मानसा का एरिया, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉटन ग्रोइंग ये जो बेल्ट है हमारे पंजाब की, बहुत अच्छा कपास उगता है, इसलिए मानसा एरिया क्या कहलाता है? द एरिया ऑफ व्हाइट गोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द मैक्सिमम यील्ड ऑफ पैडी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम संगरूर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर ही आपको एक चीज दे रखी है, बड़ी अच्छा पॉइंट दे रखा है कि मैक्सिमम यील्ड जो है पैडी का वो हमें संगरूर से मिलता है, जबकि मैक्सिमम यील्ड यानी कि उपजाऊता हमें कहां से मिलेगी, वीट की कहां से मिलेगी? वो मिलेगी फतेहगढ़ साहिब से। तो अगेन देखो बेटा एग्रीकल्चर के मामले में ना ये क्वेश्चन देखो आपके एग्रीकल्चर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पंजाब का जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर टॉपिक हम लोग अलग से पढ़ेंगे, वैसे भी सब्जेक्ट है अपना, अलग से पढ़ेंगे उसको, लेकिन फिलहाल हमें क्या यहां पे अगर क्वेश्चन आए तो उसको भी हम याद रख लेते हैं कि वीट का सबसे ज्यादा पैदावार जो मैक्सिमम यील्ड आपको मिलती है कहां से मिलती है? फतेहगढ़ साहिब से मिलती है, जबकि संगरूर से आपको सबसे ज्यादा पैडी की यानी कि चावल की खेती जो है वो आपको मिलती है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे। अब आ गया हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आप सभी को पता होता है, सभी बच्चों को पता होता है कि विच टाउन ऑफ पंजाब इज नॉन एज द कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब। क्यों और क्यों कहते हैं? क्योंकि किन्नू का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और अबोहर के अलावा और कोई आंसर इसका बन ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो ये सब चीजें कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है बेटा पढ़ने के लिए, जो कभी जो एग्जाम के अंदर जो है पूछी जाती हैं। जैसे कि लुधियाना के अंदर मेज का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एक अपने पास अमृतसर में जो है ड्राई फ्रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है जी, और मिल्क के मामले में अपना पंजाब तीसरे नंबर पे आता है, पहले आता है हरियाणा, फिर आता है गुजरात और तीसरे नंबर पे आता है अपना पंजाब। तो मिल्क प्रोडक्शन में भी अपना बहुत ज्यादा अच्छा योगदान है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास जरूर बन जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब, क्योंकि कैलिफोर्निया में भी बहुत अच्छे ऑरेंजेस वगैरह की प्रोडक्शन होती है और पंजाब में भी बहुत अच्छे ऑरेंजेस वगैरह की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा बेटा इंडिया में नासिक है। ठीक है, और नासिक है, नागपुर है, वहां पे भी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है ऑरेंजेस की, तो उन एरियाज को भी कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया कह देते हैं अपन। ठीक है, तो सॉब्रिक्यूट्स कैसे होते हैं? ये शेयरेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कमर्शियल क्रॉप ऑफ पंजाब? तो देखिए तो सभी को पता है कि पंजाब की जो सबसे बड़ी कमर्शियल क्रॉप है वो कौन सी है। देखिए कमर्शियल क्रॉप वो होती है जो खाने के लिए नहीं बल्कि जो है उसको बेचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम पैसा बनाते हैं। ठीक है, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं। तो कमर्शियल क्रॉप्स वो होती है जिनसे हम जो है फूड वगैरह का जो है कम काम लेते हैं। जैसे अब कॉटन है, इसको तो देखो खाया नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन जो टी कॉफी होता है, चलो ये तो एडिबल भी होती है। ठीक है, लेकिन साथ साथ वो कमर्शियल भी होती है। लेकिन कॉटन जो है पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा कैसी है? ये कमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि एरिया ही ऐसा है, यहाँ पे कॉटन उगाई जा सकती है, टी कॉफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पंजाब में जो कमर्शियल क्रॉप है वो कौन सी है? कॉटन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ गया वही क्वेश्चन। सिटी ऑफ पंजाब विच इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर ड्राई फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर ड्राई फ्रूट का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे अच्छा कहां पे होता है, और ये होता है अमृतसर में। अभी 2 मिनट पहले पर डिस्कस करके हटे हैं, ठीक है। तो वहां के मार्केट्स वगैरह ड्राई फ्रूट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस माने जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कभी विजिट करें अमृतसर तो जरूर वहां से ड्राई फ्रूट्स वगैरह जरूर खरीद के लाइए। तो अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास ये। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। व्हेन वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू इंडिया एंड बाय हुम, ठीक है जी। थोड़ा सा ना हम इस चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर किसने मतलब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। देखिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, वो ग्रीन रेवोल्यूशन 1963 में एक अमेरिकन के द्वारा जारी की गई थी। एग्रोनॉमिस्ट वो होते हैं जो कि एग्रीकल्चर में डील करते हैं, जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है जी। नॉर्मन बोरलॉग ने जो है हाइब्रिडाइजेशन करके बहुत अच्छी यील्ड जो है उत्पन्न की थी। काफी चीजों की हाई क्वालिटी के सीड्स, जो मैं कहती हूं हाई यील्ड वैरायटी, HYV सीड्स कहते हैं, हाई यील्ड वैरायटी, अच्छी पैदावार होती है जिसकी, HYV सीड्स वगैरह जो है इन्होंने उत्पन्न करने शुरू किए थे। इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। किसको कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहां पे ना क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको अपन चेंज करते हैं, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग ये जो है ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रांति लेके आए थे, हरी क्रांति लेके आए थे, जिसकी वजह से हमारी जो खाने पीने वाली आइटम्स हैं, एडिबल आइटम्स हैं, कनक होगी, पैडी हो गई, ठीक है, इन सब की पैदावार बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि इन्होंने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का उत्पादन किया था। और इस तरह की हाई यील्ड वैरायटी बनाने के लिए इन्होंने जो कंसेप्ट फॉलो किया उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि 2 जीन्स को, अलग अलग जीन्स की आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवा देते हैं। कोई चावल किस नस्ल का है, कोई चावल किस नस्ल का है। जैसे कि अगर हम बात करें IR8 बहुत फेमस है, जिसे हम इंडिया में मिरेकल राइस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए जो है हम लोगों ने इंडोनेशिया की पैटा वैरायटी और जो वियतनाम था उसकी जो है हमने डी गो वोजन वैरायटी इस्तेमाल की है, ठीक है जी। तो इसको हम मिरेकल राइस बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इंडिया के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया। तो बेटा इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन का नाम था MS स्वामीनाथन। तो आप प्लीज आंसर सही कर लेना, ठीक है, MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो स्वामीनाथन वो हैं, MS स्वामीनाथन, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। MS स्वामीनाथन इन्होंने हाल ही में 1-2 साल पहले अपना जो है एक पेपर भी, जर्नल भी अपना पब्लिश किया है, ठीक है। 95 ईयर्स ओल्ड है अभी इस समय। ये काफी ज्यादा मतलब अच्छी इन्होंने मेंटेन की हुई है अपनी हेल्थ, और काफी अच्छा ये एग्रीकल्चर के मामले में काम करते रहते हैं, ठीक है जी। तो MS स्वामीनाथन जो है ये हमारे कौन है? इंडिया के अंदर इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया था। दैट्स व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इन इंडिया। तो बेटा ये चीज आप एक्स्ट्रा में नोट कर लेना, ठीक है। MS स्वामीनाथन, जब इंडिया का नाम आता है तो MS स्वामीनाथन का आंसर आना चाहिए। और जब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आंसर आना चाहिए नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो ये आंसर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। नॉर्मन बोरलॉग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है, इस क्वेश्चन का आंसर MS स्वामीनाथन बनता है, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन और करेंगे भाई, पंजाब से भी रिलेटेड कर लेते हैं कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जो पंजाब के अंदर हरी क्रांति लेके आए थे, ठीक है जी। तो पंजाब के अंदर जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये आप प्लीज बार बार मैं नहीं लिख रही हूं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, तो वो कहा जाता है MS रंधावा को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम ध्यान से पढ़ेंगे कि उन्होंने भी ग्रीन क्रांति लाने में, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में हमारे पंजाब को बहुत ज्यादा हेल्प किया, ठीक है जी।
सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये हमेशा याद रखना, रेवोल्यूशंस हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे, बहुत सारी रेवोल्यूशन होती है। व्हाइट रेवोल्यूशन दूध के लिए होती है, ठीक है, और भी बहुत तरह की हमारे पास, जैसे कि गोल्डन रेवोल्यूशन होगी, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन होगी जो जूट के लिए होती है, ठीक है, रेड रेवोल्यूशन होगी मीट और टमाटो के लिए होती है। तो बहुत सारी रेवोल्यूशन है, वो सब हम एग्रीकल्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे पास आ गया। खेती भवन कहां पे है? देखिए पंजाब के अंदर ना बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट और प्राइसेस को लेके बड़ी दिक्कत चल रही थी, ठीक है। आज भी देखो देश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, और स्पेशली पंजाब के अंदर तो बहुत ही ज्यादा फार्म लॉज के अगेंस्ट हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेबिलिटी जो है बहुत मुश्किल है एग्रीकल्चर की फील्ड में लेके आनी, ठीक है। कभी प्राइसेस का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी फसल बर्बाद हो जाती है, कभी प्रोक्योरमेंट का दिक्कत हो जाता है, तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो इन सब प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए 2015 के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, पंजाब की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उन्होंने सोचा कि यार चलो एक खेती भवन जो है वो लगा देते हैं। तो पंजाब में मोहाली के अंदर उन्होंने क्या कर दिया है, खेती भवन जो है 2015 में लगा दिया था। और इसके अंदर अभी वो सारे इश्यूज वगैरह जो होते हैं फार्म से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उस सब में काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है इन प्रॉब्लम्स का निपटारा हो सके। तो छोटा सा फैक्चुअल है बेटा खेती भवन, और ये क्वेश्चन ना पेपर में उस समय आया था 2015 में, क्योंकि करंट अफेयर में था, इसलिए ये एग्रीकल्चर के पॉइंट से क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। तो हमने चलो आज भी इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सो दीज ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप सबको अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर टू यू गाइज। खुश रहिए, आबाद रहिए, चाहे दिल्ली रहिए या जलालाबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर गाइज।